विवेक मुंबई न्यूज का एक न्यूज़ रिपोर्टर था। 24 अक्टूबर को उसका जन्मदिन था, इसीलिए वह दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा था। उस दिन एक तो बारिश का सुहाना मौसम था, उस पर यार दोस्तों का साथ मिल जाए तो मस्ती में सोने पे सुहागे वाला रंग आ जाता है। विवेक मुंबई में अकेला रहता था। उसका परिवार केरल में था, क्योंकि उसके मम्मी पापा वहाँ एक स्कूल चलाते थे, इसीलिए वह यहाँ अकेला ही रह रहा था। विवेक पार्टी के लिए अपने दोस्तों को लेकर होटल के लिए निकला। उसने गाड़ी यूनिक होटल के बाहर रोककर दोस्तों से कहा, यार तुम लोग गाड़ी में बैठो, बारिश तेज है, मैं ज़रा देख कर आता हूँ कि अंदर कोई सीट है या नहीं, क्योंकि यहाँ भीड़ तो ऐसी होती है जैसे पूरा मुंबई इसी होटल में आता है। जैसे ही विवेक कार का दरवाज़ा खोलकर होटल की तरफ बढ़ा, अचानक सामने से एक लड़की घबराई हुई लगभग भागते हुए आई और वह विवेक से टकरा गई। तभी वह लड़की विवेक की तरफ देखकर बोली, ओह आई एम सॉरी। विवेक ने भी झट से कहा, इट्स ओके, बाय द वे हैव यू एनी प्रॉब्लम? मेरा मतलब है आप इस तरह बेतहाशा क्यों भाग रही हैं? कोई परेशानी हो तो मुझे बता सकती हैं। उसने कहा, जी नहीं, कोई परेशानी नहीं है, दरअसल बारिश की वजह से मैं तेज चलकर आ रही थी। जी फिर ठीक है। इतने में जोर से बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकी तो उस लड़की ने डर की वजह से विवेक को जकड़ लिया। जैसे ही विवेक ने लड़की की नज़दीकी महसूस की तो उसके शरीर में भी सिरहन पैदा हुई। एक तो दोनों का जवान खून, उस पर बारिश का कहर ढहाता मौसम था। सीने की धड़कन की तरह पास गोरी चिट्टी परियों जैसी हसीना रूप की मलिका थी। उसका शरीर गुथा हुआ था। उसकी सांसों से सांसें टकराईं तो विवेक जैसे होशो हवास खो बैठा। वह बुत बना वहीं खड़ा था। ना जाने वह लड़की क्या बोल रही थी, उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। उसकी तंद्रा तब भी नहीं टूटी जब सामने से वहां टैक्सी आकर रुकी। टैक्सी में बैठकर वह उसकी आंखों से ओझल हो गई। विवेक वहीं बारिश में ही बुत बना खड़ा रहा। गाड़ी में बैठे उसके दोस्त समझ नहीं पा रहे थे कि विवेक बारिश में खड़ा क्यों भीग रहा है। तभी गाड़ी में से विजय बाहर निकला और उसे झिझोड़ते हुए बोला, ओए विवेक, क्या हुआ यार? वो लड़की क्या कह रही थी, कौन थी और कहाँ गई? और तू यहाँ इस तरह इतनी बारिश में बुत बना क्यों खड़ा है? विजय यार, पता नहीं कौन थी, कहाँ गई और क्या कह रही थी, लेकिन यार बारिश में मुझे वह जलपरी नज़र आई। लगता है कोई जादू कर गई वो। विवेक, लगता है तुझे उससे प्यार हो गया है। विजय मजाकिया लहजे में बोला, हाँ यार, शायद पहली नज़र वाला, मुंबई की पहली बारिश का पहला प्यार। चल अच्छा, अब अंदर तो चल, या यहीं खड़े रहने का इरादा है क्या? हाँ चल, मगर कौन थी वो, इसका पता तो लगा कर रहूँगा। यार दिल निकाल कर ले गई मेरा। विवेक बेमन से गाड़ी में चला गया, लेकिन उसके दिमाग में वह लड़की बस गई। विवेक सोचने लगा कि कल ही इसका पता करेगा और फिर अपने मम्मी पापा से कहकर उसके घर वालों के साथ रिश्ते की बात करवाएगा। जैसे ही गाड़ी होटल के गेट पर रुकी और सब उतरकर होटल में जाने लगे तो वहां खड़े वैले पार्किंग के ड्राइवर ने कहा, सर आज होटल में एंट्री नहीं है। क्यों? होटल में खून हो गया है। क्या खून? आश्चर्य से सबके मुंह खुले रह गए, क्योंकि यूनिक नामचीन होटलों में गिना जाता है। आज तक इस होटल के बारे में कभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं सुनी थी। इस होटल में कोई ऐरा गैरा नहीं आ सकता था। केवल नामचीन लोग जैसे बड़े सेठ, साहूकार या मंत्री लोग ही आते थे। भला ऐसे बड़े लोगों में क्या झगड़ा या खून खराबा हो सकता है? पूछने पर पता चला कि खून शहर के जाने माने बिजनेसमैन टाइकून सेठ मीरचंद का हुआ। उस पर और चौंकाने वाली बात कि कत्ल उन्हीं की बीवी ने किया था। भला ऐसा कैसे हो सकता है? विवेक सोचने लगा, एक तो सेठ इतने भले इंसान, उस पर उन्हीं की बीवी कत्ल करे। सुनकर विवेक का दिमाग घूम गया। सभी दोस्त दूसरे होटल जाने के लिए कह रहे थे, मगर विवेक के दिमाग में कोई खिचड़ी पकने लगी। साथ में उसके दिमाग में यह बात भी बराबर आ रही थी कि बारिश वाली लड़की
कौन थी। इतने में पुलिस की जीप सायरन बजाती हुई होटल में पहुंची, जिसमें 2 लेडीज पुलिस भी थीं। थोड़ी देर में पुलिस एक महिला को साथ लिए बाहर निकली और जीप में बैठकर चली गई। तभी विवेक का फ़ोन बज उठा। उसने देखा एडिटर साहब का फ़ोन था। उसने दोस्तों से माफ़ी मांगकर उन्हें फिर कभी पार्टी देने का वादा करके विदा किया और बॉस से बात करने लगा। हेलो सर, विवेक कहाँ हो तुम? इतनी बड़ी खबर पूरे शहर में फैल गई और तुम्हें पता तक नहीं। पूरी डिटेल्स लेकर पहुंचो ऑफिस। सर, मैं वहीं हूँ, अभी थोड़ी देर में आता हूँ, विवेक बोला। उस समय किसी को भी होटल के अंदर जाने की पाबंदी थी, इसीलिए विवेक थोड़ी ही देर में ऑफिस चला गया। सुना है कि सेठ मीरचंद की बीवी ने ही उसका खून किया। जल्दी से बाकी डिटेल्स बताओ ताकि सबसे पहले हमारे ही अखबार में धांसू खबर छपे। एडिटर बोले, नहीं सर, अभी हम ये खबर नहीं छापेंगे, विवेक ने कहा। लेकिन क्यों? इतनी बड़ी खबर, मुंबई शहर का इतना बड़ा सेठ अपनी ही बीवी के हाथों क्यों और कैसे मारा गया? कल देखना हर पेपर के फ्रंट पेज की हेडिंग यही होगी, लेकिन हमारे पेपर में पूरी डिटेल्स होगी कि क्यों मारा उसकी बीवी ने। यही तो कमाल है तुम्हारे अंदर। दूसरे पेपर में आधी खबर होती है और तुम जमीन खोदकर और आसमान फाड़कर जो खबर लाते हो वो तहलका मचा देती है। लेकिन विवेक उलझा हुआ था। उसे लड़की और मर्डर का कनेक्शन जुड़ा हुआ लग रहा था, इसीलिए वह बॉस से बोला, सर छापने दीजिए सबको। ये खबर आधी सच्ची और आधी झूठी है। मुझे पूरी तरह इसकी तह तक जाना है। जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा। बॉस यह जानते थे कि विवेक जब तक संतुष्ट ना हो वो खबर नहीं देता, इसीलिए वह भी चुप हो गए। लेकिन विवेक को चैन नहीं था। वह खबर की तह तक पहुंचना चाहता था और उसी समय वह पुलिस स्टेशन पहुंच गया उसी औरत से मिलने जिसे पुलिस पकड़ ले गई थी। वह एसएचओ से बोला, सर मुझे उस औरत से मिलना है जिसने उस देवता रूपी सेठ का कत्ल किया। वह उनकी बीवी है। उनसे बिना कोर्ट की इजाज़त कोई नहीं मिल सकता। कोर्ट से ऑर्डर लेकर मिल लेना, एसएचओ ने विवेक से कहा। विवेक वापस चला गया और कोर्ट खुलने का इंतजार करने लगा। विवेक का मन यह मानने को तैयार नहीं था कि वह सेठ की बीवी है और यही बात उसने बॉस से भी कही थी। अगली सुबह विवेक कोर्ट की इजाज़त लेकर पहुंच गया। थाने और पुलिस हिरासत में लाई गई उस महिला से बात करने लगा जिसे सब सेठ की बीवी समझ रहे थे। इधर सेठ की हत्या की खबर उसके घर तक पहुंची तो सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। घर में रोना धोना शुरू हो गया। सभी इस बात पर ताज्जुब कर रहे थे कि हत्यारा कोई और नहीं, सेठ की बीवी है। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, यह सब क्या मामला है। उधर विवेक ने थाने में उस महिला से बात शुरू की। मैडम जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कौन हैं? क्यों आपने सुना नहीं जो सब कह रहे हैं? वह महिला बोली, मैंने सब सुना, लेकिन मैं जानता हूँ आप वो नहीं हैं और यही जानने आया हूँ कि आप कौन हैं और किस बात का बदला लिया आपने मीरचंद जी से। क्यों नेक इंसान नहीं कहेंगे आप भी? सब लोग तो इसी नाम से पुकारते हैं और आप केवल मीरचंद जी। सही कहा आपने। पहली बात, आप उनकी पत्नी नहीं। दूसरी, आपने अगर उनका खून किया तो किसी बात का बदला ही लिया होगा। आप बताएं असलियत क्या है? उस महिला ने अपना नाम सुनीता बताया। इसके बाद उसने विवेक को बताया कि उसे नहीं मालूम उसे कब कौन मुंबई के शेल्टर होम में छोड़ गया। जब से होश संभाला अपने आप को वहीं पाया। वहाँ और भी बहुत सी लड़कियाँ थीं। जब वो छोटी थीं तो अक्सर ऑफिस से लड़कियों के रोने चिल्लाने की आवाज़ें आती और साथ में ये भी कोई कहता कि चुप कर हराम की औलाद, वरना यहीं ख़त्म कर दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तेरा कोई आगे पीछे भी नहीं जो तेरे लिए बैठकर रोएगा। सुनीता तब इन बातों को नहीं समझ पाती थी। जब वो 13 साल की हो गई तो कुछ कुछ बात उसे भी समझ आने लगी। एक दिन
वो उस शेल्टर में टहल करके रूम की तरफ जा रही थी तो सेठ मीरचंद ने, जो कई अनाथ आश्रम, कई वृद्धा आश्रम इत्यादि चलाते थे, जो नारी उत्थान की बड़ी बड़ी बातें करते थे, जिन्होंने ना जाने कितनी गरीब लड़कियों का विवाह कराया, वही सेठ उस शेल्टर होम में रोज आया करते थे। उनकी नज़र उस पर पड़ गई और वार्डन से पूछने लगे, हेमा जी, ये कोहिनूर कहाँ छुपा रखा था? हमारी तो नज़र ही नहीं पड़ी अभी तक इस पर, हमें दिखाना तो चाहिए था, जरा बुलाओ, एक झलक देखें तो। सुनीता, जरा इधर आओ, सर को नमस्ते करो, वार्डन ने आवाज़ दी। सुनीता ने सेठ से नमस्ते किया तो सेठ ने उसका गाल थपथपा दिया। दरअसल वो 13 साल की जरूर थी, मगर कद और शरीर से 16-17 साल की लगती थी। उस पर रंग रूप से भी गदगद थी। अगले दिन वार्डन उसके पास आई और बोली, सुनीता, तुम्हें सर बुला रहे हैं, शायद कोई काम हो, जाओ जरा मिल लो, और हाँ, जरा अच्छे से रेडी होकर जाओ। वो वार्डन की बात समझ चुकी थी, तब तक इतनी समझ आ गई थी उसमें। उसने कहा, मैम, मैं। वार्डन जी, आपने तो मुझे पाला है। वार्डन ने उसे गले से लगाया और उसकी आंख भर आई। बोली, क्या करूं, इस पेट का सवाल खड़ा हो जाता है, मुझे माफ़ कर दे, तुझे जाना होगा, मैं मजबूर हूं, वरना सेठ हमें छोड़ेगा नहीं। और सुनीता को जाना पड़ा उस सेठ मीरचंद के पास, जो अपनी हवस मिटाने के लिए आतुर बैठा था। उसे देखते ही वो उस पर टूट पड़ा। सुनीता ने लाख मिन्नतें की, हाथ जोड़े, लेकिन उसने उसकी एक ना सुनी। वो दर्द से तड़पती रही, रोती चीखती चिल्लाती रही, लेकिन नहीं छोड़ा दरिंदे ने उसे। और इस तरह अब रोज ही वह उसे बुलाने लगा। वह बैल बनकर, उसे बंजर धरती समझ, उस पर हल चलाता रहा। लगभग 2 साल तक यह सिलसिला यूं ही चलता रहा और एक दिन उसे एहसास हुआ कि वो पेट से है। जब सेठ मीरचंद को पता चला तो अबॉर्शन करवाने के लिए कहा, लेकिन तब तक समय निकल चुका था। डॉक्टर ने कहा कि समय अधिक हो गया है, अगर इस समय अबॉर्शन कराया तो लड़की की जान को भी खतरा हो सकता है। इस पर सेठ फिर भी जिद पर था कि अबॉर्शन कराया जाए, अगर लड़की मरती है तो मर जाए। सुनीता ना ही मरना चाहती थी, ना ही अबॉर्शन कराना। वो उस शेल्टर होम से भाग निकली। इसमें वार्डन ने उसका साथ दिया ताकि वो आगे अपनी ज़िंदगी अपने लिए जी सके। वो मुंबई से भागकर दिल्ली चली गई। वहाँ रेलवे स्टेशन पर एक भला आदमी मुकेश मिल गया, जिसने उसे सहारा दिया और बहन की तरह सुनीता की देखभाल की। वो उसकी मदद करने के लिए छोटे मोटे काम करने लगी। सुनीता को परी जैसी बेटी पैदा हुई, उसका नाम उसने पायल रखा। मुकेश का भी परिवार था, तो उसने सोचा कि आगे चलकर बच्चों की वजह से परेशानी ना आए, इसीलिए वो अलग घर में रहने लगी और भाई ने उसे काम पर भी लगवा दिया था। उसने अपनी बेटी पायल को पढ़ाया लिखाया, अपने पैरों पर खड़ा किया। अब तक वो पिछले सब दुख भूल चुकी थी। पायल पढ़ाई में होशियार, बहुत ही लायक थी। MBA करते ही अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। अभी 15 दिन पहले ही मुंबई ट्रांसफ़र हुआ। जब से मुंबई ट्रांसफ़र हुआ तब से ही एक अजीब सा डर उसके दिल में था। वो पायल को मुंबई नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन उसके भविष्य की सोचकर चुप रह गई। और तब मुकेश भी कहने लगा, दीदी, पायल बड़ी हो गई है, भला बुरा सब जानती है, उसे जाने दो, जी लेने दो अपनी ज़िंदगी उसे। लेकिन सुनीता को क्या पता था कि यहाँ फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी। इतना कहकर सुनीता चुप हो गई और एक ही सांस में सामने रखा गिलास का पूरा पानी पी गई। उसके बाद, फिर ऐसा क्या हुआ मैडम कि आप यहाँ, और सेठ का खून, आप तो दिल्ली में रहती हैं ना? हाँ, सुनीता ने कहा, मैं अभी तक दिल्ली में ही थी। सोचा एक बार पायल सेटल हो जाए तो फिर वो भी बेटी के पास जाकर रहेगी। रोज़ रात को फ्री होकर पायल और सुनीता खूब सारी बातें किया करते थे। जब कभी पायल मीटिंग से लेट हो जाती तो उसे मैसेज करके बता देती कि आज लेट बात करेंगे, और वो दोनों तब बात करते जब वो फ्री हो जाती। सुनीता तब तक जागती रहती।
कल सुबह जब पायल ऑफिस आई तो बहुत खुश थी। बोली, बॉस कह रहे थे अगर मैंने उनकी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया तो जल्द ही मुझे प्रमोशन मिलेगी। उसके थोड़ी ही देर में पायल का मैसेज आया कि आज कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक बहुत बड़े सेठ मीरचंद जी से मिलने जाना है, आज बहुत लेट हो जाएगा और सुनीता उसका इंतजार ना करे, सो जाए, कल सुबह बात कर लेंगे। जैसे ही सुनीता ने मीरचंद नाम पढ़ा उसे घबराहट महसूस हुई। उसने पायल को पूछा कि मीटिंग कब और कहाँ है, तो उसने उसे बताया कि मीटिंग यूनिक होटल में रात को 10 बजे है। यह सुनकर उसका मन घबरा गया। उस समय सुबह के 12 ही बजे थे और वो उसी समय फ्लाइट पकड़कर मुंबई के लिए निकल पड़ी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी बेटी को उस दरिंदे से बचाए जो कि उसी का ही खून है। वो जैसे ही होटल पहुंची, लगभग 11 बज रहे थे। वो पूरे रास्ते पायल को फ़ोन करती रही, मगर आज अचानक शायद उसका फ़ोन खराब हो गया था। उसने रिसेप्शन पर मीरचंद का रूम पूछा तो उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। बोले, सर की मीटिंग चल रही है। उसे कुछ आइडिया था कि शायद रूम का पता रिसेप्शन पर ना बताएं, इसीलिए एक शैंपेन की बोतल और केक भी रास्ते में लेकर साथ रख लिया था। तब उसने एक नाटक रचा। उस केक और शैंपेन की बोतल को दिखाकर रिसेप्शन पर बैठी एक महिला से रिक्वेस्ट की कि मीरचंद मेरे पति हैं और वे बिजनेस में इतने बिजी रहते हैं कि अपना जन्मदिन तक भूल गए। मैं उन्हें सरप्राइज़ देने आई हूँ। सुनीता की बात सुनकर वह रिसेप्शनिस्ट उसे मीरचंद का कमरा बताने के लिए तैयार हो गई। उसने उससे कहा कि दरअसल मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहती हूँ, तो क्या आप मुझे उनके रूम की दूसरी चाबी दे सकती हैं। उसने उसे दूसरी चाबी दे दी। वो चाबी वह लेकर तुरंत ही मीरचंद के कमरे के बाहर पहुंची, लेकिन उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि मीरचंद सुनीता की बेटी की इज्जत तार तार कर रहा था। उसे देखकर सुनीता का खून खौल उठा। सुनीता उसकी रग रग से वाकिफ थी। इतने सालों पहले जो करतूत उसने उसके साथ की, आज वही वह सुनीता की बेटी के साथ उसकी आंखों के सामने कर रहा था। वो किसी घायल शेरनी की तरह मीरचंद के ऊपर झपटी। इतने सालों बाद उसे अपने सामने पाकर मीरचंद भी सकपका गया। उसने उससे कहा, दरिंदे, इतने सालों पहले तूने मेरा शोषण किया और आज तू वही पायल के साथ कर रहा है। मीरचंद ने सुनीता को खींचकर एक तमाचा मारा। वो लड़खड़ाकर नीचे गिर गई और वह फिर से उसकी बेटी के साथ वह सब करने लगा। सुनीता उसके आगे रोने गिड़गिड़ाने लगी और बोली, मीरचंद, यह तेरी भी बेटी है। तुझे याद है, सुनीता ने बताया जब वो पेट से हो गई थी तो उसके बाद वो भाग गई थी। उसने उस बच्चे को ख़त्म नहीं किया था। यह वही बच्चा है, यह तेरी भी बेटी है। मीरचंद, कम से कम इसे तो छोड़ दे। उसकी बात सुनकर मीरचंद ने एक शैतानी हंसी हंसी और बोला, तो क्या हुआ कि यह उसकी बेटी है तो देखने में बहुत खूबसूरत, तो ऐसे कैसे इसे छोड़ दूं। मीरचंद के यह शब्द सुनकर तो सुनीता के ऊपर बिजली ही गिर गई। अब तो उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थीं। वह एक बार फिर पायल पर टूट पड़ा। जब उसे रोकने का कोई भी रास्ता समझ में नहीं आया तो सुनीता ने ना आव देखा ना ताव और पास रखा फ्लावर पॉट उठाकर उसके सर पे दे मारा और वो तब तक उसके सर पर वह पॉट मारती रही जब तक कि वह अधमरा नहीं हो गया। कुछ देर तक जब वह बिल्कुल भी हिला डुला नहीं तो उसने देखा कि मीरचंद मर चुका था। उसने पायल को तुरंत ही वहाँ से भाग जाने के लिए कहा। वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी और उसके मन में अब उसके लिए बहुत सारे सवाल थे। सुनीता ने पायल से कहा, इस वक्त मैं तेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती, लेकिन बस इतना भरोसा रख पायल, तेरी माँ गलत नहीं है, बल्कि उसके साथ गलत हुआ था। तू अभी के अभी यहाँ से चली जा, क्योंकि सुनीता नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी की ज़िंदगी भी उसी तरह खराब हो जाए। विवेक ने जब सुनीता की पूरी कहानी सुनी तो वह सियर उठा। अब उसने फैसला कर लिया था कि वह एक बेगुनाह को सज़ा बिल्कुल नहीं मिलने देगा। ऑफिस लौटकर उसने अपने एडिटर साहब को पूरी कहानी बताई और उसने कहा कि वह इस केस पर पर्सनली काम करना चाहता है और सुनीता के पास्ट के बारे
बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करना चाहता है, क्योंकि अगर सुनीता जो कह रही है वह सच है तो वह किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलने देगा। एडिटर साहब ने भी विवेक को इस बात की इजाज़त दे दी। इधर विवेक सुनीता के पास्ट के बारे में सारी जानकारियां जुटा रहा था। दूसरी तरफ सुनीता पर मीरचंद के खून का केस शुरू हो चुका था। जैसे जैसे विवेक को सारी जानकारी मिल रही थी वैसे वैसे उसने यह पाया कि सुनीता ने उसे जो भी बताया वह सब सच था, लेकिन अब इस सच को कानून की नज़र में लाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी होगी। सबसे अहम कड़ी इस केस में तब आई जब विवेक को उस आश्रम की वार्डन मिल गई। विवेक ने उन्हें पूरी बात बताई तो वार्डन ने उन्हें सब कुछ बताया कि सुनीता ने जो भी अपने बारे में कहा वह बिल्कुल सच था। मीरचंद एक बहुत ही बड़ा शैतान आदमी था जो दुनिया के सामने नेक इंसान बनकर घूमता रहता था। विवेक ने वार्डन से कहा कि क्या आप सुनीता के लिए गवाही देने आएंगी ताकि उसकी बेगुनाही सबके सामने साबित की जा सके। वार्डन गवाही देने के लिए तैयार हो गई। अब सबसे अहम किरदार इस केस में सुनीता की बेटी थी। विवेक ने जैसे तैसे करके सुनीता की बेटी का एड्रेस निकाल लिया, उससे मिलने के लिए पहुंच गया। जब वह सुनीता की बेटी से मिला तो उसके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि सुनीता की बेटी पायल कोई और नहीं वही बरसात वाली लड़की थी जिसको देखकर उसका दिल धड़क उठा था। सुनीता के केस की अंतिम सुनवाई वाले दिन विवेक वार्डन को लेकर कोर्ट रूम में पहुंच गया और वार्डन की गवाही से यह साबित हो गया कि मीरचंद एक बहुत बुरा इंसान था जो लड़कियों का शोषण करता था और उसने सुनीता के साथ भी बहुत गलत किया था। इसके बाद पायल ने कोर्ट के सामने सब कुछ बताया कि कैसे मीरचंद ने उसे मीटिंग के लिए बुलाकर उसके साथ गलत करने की कोशिश की और उसे बचाने के लिए ही सुनीता ने मीरचंद का खून कर दिया। जब कोर्ट ने यह पाया कि सुनीता ने मीरचंद का खून सिर्फ अपनी बेटी के बचाव में किया तो जज ने यह फैसला किया कि सुनीता को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। कोर्ट के इस फैसले से सब बहुत खुश थे, क्योंकि भले ही इतने सालों बाद लेकिन सुनीता को इंसाफ मिला था और मीरचंद को उसके किए की सज़ा सुनीता के हाथों से मिल चुकी थी। जब सभी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो गईं तो विवेक ने सुनीता के घर अपने माँ बाप के साथ जाकर उनकी बेटी पायल का हाथ सामने से मांगा। उन्होंने भी खुशी खुशी यह रिश्ता मंजूर कर लिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।